हेलो दोस्तों, नमस्कार। एडवांस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग मैथ पढ़ रहे थे और मैथ में हम लोग का पहला चैप्टर स्टार्ट था जिसका नाम था वास्तविक संख्या। हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे और केसी सिन्हा के बुक से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी किया था। एक एनसीईआरटी के बुक से मैंने क्वेश्चन करवाया था, हालांकि ऊपर में लिखा हुआ था डॉक्टर केसी सिन्हा, लेकिन वो केसी सिन्हा के बुक में नहीं है, वो एनसीईआरटी के बुक में है। तो जो लोग पीछे वीडियो देखे होंगे उनको पता भी चला होगा। उसी के आधार पर केसी सिन्हा में 2 क्वेश्चन दिए गए थे, उसको मैंने बनाने के लिए बोला था। हम लोग आज 15वां लेक्चर देखने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम आप लोगों के सामने डॉक्टर केसी सिन्हा के बुक से एक्सरसाइज 1.2 का छठा क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये छठा क्वेश्चन आप लोगों को परेशान कर रहा होगा, बहुत सारे विद्यार्थियों को। इसमें कहता है कि निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में लुप्त संख्याओं a b c d x y के मान निकालें। कहता है कि एक गुणनखंड वृक्ष दिया गया है और इसमें कुछ संख्याएं हैं जो लुप्त हो गई है, गायब हो गई है। वो कौन कौन सी लुप्त संख्याएं हैं? a है, b है, c है, d है, x है और y है। यानी उसका नाम तो दिया गया लेकिन उसका वैल्यू एग्जैक्ट क्या होगा ये पता नहीं है। और a b c d x y का हम लोगों का मान ही पता करना है कि मान कितना होगा। अब ढूंढिए इसमें कि a b c d x y कहाँ है। यहाँ देखिए, सबसे पहले a मिला, यहाँ पे b है, यहाँ c है, यहाँ d है, यहाँ x है और यहाँ y है। ये हमारा है गुणनखंड वृक्ष। क्या नाम है इसका? गुणनखंड वृक्ष। अब यहाँ पे इसको देखिए कि a b c d x y का मान निकालने के लिए हम लोगों का इसमें कंसेप्ट क्या है, किस कंसेप्ट के आधार पर हम लोग ABCD XY का मान निकाल पाएंगे। तो ये जो गुणनखंड वृक्ष जो बना हुआ होता है वो बना हुआ होता कैसे, उस बात को अगर आप समझ जाएंगे तो आप आसानी से उन सभी का मान निकाल लेंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये गुणनखंड वृक्ष बना कैसे होता है। देखें आप यहाँ, ये ऊपर में ये जो कोई संख्या है, अभी मान के चलिए एक हमारा एक संख्या है जिसके 2 फैक्टर हैं, 2 और 1260, 2 और 1260। ऊपर का जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो एक संख्या है और नीचे जो इसके 2 पार्ट दिखाई दे रहे हैं वो इसके दोनों फैक्टर हैं। दोनों क्या है? इसके फैक्टर हैं। इट मींस कहने का मतलब गुणनखंड है इसका। अगर इसको अगर आप गुना करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अगर आप 2 और 1260 पे गुना करेंगे तो ये मिल जाएगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। अगर 6 का फैक्टर हमारा 2 और 3 होता है तो क्या 2 और 3 को अगर आप गुणा करेंगे तो क्या 6 नहीं मिलता है? मिलता है। उसी तरह से a को यहाँ जब 2 फैक्टरों में बांटा गया है तो एक फैक्टर 2 आया है और एक फैक्टर 1260 है। तो इसका मतलब है कि जब हम इसको गुणा करेंगे तो हमको ये संख्या मिल जाएगी। चलिए, ये पहली बात हुई। अब दूसरी बात समझते हैं। अगर मान लिया जाए कि अगर यहां की संख्या गायब होती या अगर संख्या है भी तो अगर 2 से हम इस संख्या में अगर भाग लगाएंगे तो हमको ये संख्या मिल जाएगी। क्या क्या मैंने ये कहा, सपोज दैट अगर ये 6 है, इसके 2 फैक्टर हैं, एक है 2 और एक है 3। 2 3 को आप गुना कर रहे हैं। पहला कंडीशन आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 2 3 को गुना कर रहे हैं तो आपको ऊपर वाला मिल जा रहा है। दूसरा कंडीशन इसमें यह है कि अगर आप 2 से भाग लगाएंगे 6 में तो आपको 3 मिल जाएगा। 2 से अगर आप भाग लगाएंगे किसमें? 6 में, तो कितना मिल गया? 3 मिल जाएगा। तीसरा बात यह है कि अगर आप 3 से भाग लगाएंगे 6 में तो आपको इधर वाला संख्या मिल जाएगा। मिल रहा है उधर? यहां आप देखें तो मैंने क्या क्या बात बताया। सबसे पहले आप ये दोनों को अगर आपस में गुना करते हैं तो आपको ये संख्या मिल जाएगा 6। दूसरा बात मैंने बताया कि अगर 2 से आप भागा लगा देते हैं किसमें? 6 में, तो आपको ये संख्या मिल जाएगा 3। और अगर 3 से आप भागा लगा देते हैं किसमें? 3 से भागा लगाते हैं अगर आप 6 में तो आपको ये संख्या मिल जाएगा 2। बड़ा इंटरेस्टेड बात है कि नहीं? 6 कैसे 6 मिल रहा है, सिर्फ इसके दोनों को गुना करने से ये 6 मिल रहा है। अगर हमको यहाँ वाला गायब कर दिया गया है संख्या तो इसको गुना कर लीजिए, ये मिल जाएगा। अगर यहाँ वाला गायब कर दिया गया है तो इससे आप इसमें भागा दे दीजिए, यहाँ वाला मिल जाएगा। अगर यहाँ वाला गायब कर दिया गया है तो आप इससे इसमें भागा दे दीजिए, यहाँ वाला मिल जाएगा।
बस यही कंसेप्ट हम लोग को यहाँ पे अप्लाई करना है। करते हैं। सबसे पहले देखिए कि इसका जो सिर है वही गायब कर दिया गया है पेड़ का। अब इसका दो टहनी है, 2 और 1260, जो यहाँ पे टहनी में है उसको हम लोग फैक्टर कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। तो यहाँ पर दो गुणनखंड हमारा कौन कौन है, 2 है और 1260 है। तो ए का जो यहाँ पर मान आएगा वो कितना आएगा, 2 गुना 1260। कितना आएगा, 2 गुना 1260, 2 गुना 1260। बताएं कितना हो गया, इसको गुना कर दें आप लोग तो 0, 6 दूना 12, 2 दूना 4 और 1 5 और 2 1 2, कितना हो गया, 2520 हो गया। ए का मान निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप यहां देखें, यहां आप क्या देख पा रहे हैं कि ये 1260 जो हमारा है ये एक संख्या है और 1260 के दो फैक्टर बनाए गए हैं, b और 603। तो कौन सी संख्या गायब हो गई है, यहां पर ये इसका जो फैक्टर है वही गायब हो गया, गुणनखंड ही गायब हो गया। तो जब एक गुणनखंड गायब हो जाए तो दूसरे गुणनखंड से जो मेन संख्या है उसमें भागा दे देंगे। तो यहां पर अगर b का मान निकालना है तो क्या करेंगे, 1260 में किससे भागा लगा देंगे, 630 से। अब आप इसको काटे, 0 से 0 कट गया और 63 दूना 126 हो गया। इट मींस b का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो पहला में तो आपका a का मान निकल गया, दूसरे में आपका b का भी मान निकल गया। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अब यहां आप देख रहे हैं c है, यहां c है, 630 का दो फैक्टर किया हुआ है, 2 और c। अब आप समझ गए हमें कि c का मान कैसे निकालना है। एक फैक्टर जब दिया हुआ है तो 2 से भागा लगा दे, c का मान आ जाएगा 630 में किससे भागा लगा देंगे, 2 से। काट दे इसको तो कितना आ गया, 2 तिया 6, 15 दूना 30, 315 आ गया। अब आप देखें चौथे में, अब किसका मान चाहिए, d का। तो अगर d का मान चाहिए तो आप देखिए एक मान हम लोगों को पता है, दूसरा एक फैक्टर नहीं पता है। एक फैक्टर पता है, दूसरा फैक्टर नहीं पता है। तो दूसरा फैक्टर जब नहीं पता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो फैक्टर पता है उससे मेन संख्या में भागा देते हैं। मेन संख्या यहाँ c है, c का मान हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया है, 315। तो हम लोग 105 से भागा दे देंगे किस में, 315 में। तो यहाँ d का मान हो जाएगा 315 बटा 105 बराबर, बताएं कितना आ गया, 3 आ गया। तो d का भी मान निकल गया कितना, 3। चलिए अब देखते हैं पांचवा में। पांचवा में हमारा है x। पांचवा में क्या है, x। यहां पे बता देते हैं। पांचवा में हमारा x है। तो x का मान कैसे निकालेंगे, यहां 105 है, यहां 35 है, यहां x है। मैंने क्या बताया कि अगर एक फैक्टर दिया हुआ रहे, एक गुणनखंड दिया हुआ रहे, दूसरा गुणनखंड निकालना रहे तो एक गुणनखंड से मेन संख्या में भागा दे दीजिए। तो अगर हम लोग को x का मान चाहिए तो किसमें किससे भागा दे देंगे, 105 में भागा दे देंगे 35 से। 105 में भागा दे देंगे 35 से। कितना से कट गया, 3 से कट गया। 3 आ गया x का मान। अब चलिए अगला देखते हैं, छठा में किसका मान निकालना, y का। y का मान निकालना है। तो y का मान कैसे निकालेंगे, अब आप लोग समझ गए होंगे खुद से। ये 35 में भागा दे देंगे किससे, 7 से। तो 7 बचे 35 हो गया, 5 आ गया इसका मान। अब आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। आगे इसी तरह से आप लोगों को 3 और प्रश्न दिया गया है, इसमें 2, 3, 4 आप लोग इसको बना लेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से पीछे से जाकर के देखिए। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। केसी सिन्हा की किताब से एक्सरसाइज 1.2 का 8वां नंबर देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन। अब पिछला क्वेश्चन आप लोगों ने देखा गुणनखंड ब्रिज का, अब हम लोग 8वां क्वेश्चन देख रहे हैं। कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, HCF और LCM, तथा सत्यापित करें कि दो संख्याओं का गुणनफल
बराबर HCF गुना LCM। कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करें। आपको युग्म दिया गया, यानी कहने का मतलब जोड़ा दिया गया है, दो संख्याएं दी गई है, उसका क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले HCF और LCM ज्ञात करना है। उसके बाद सत्यापित करना है हम लोगों को कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग HCF और LCM निकालते हैं। तो HCF और LCM निकालने के लिए मैंने आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड जहां पे पढ़ाया है वहां पे मैंने आप लोगों को बहुत बेहतर ढंग से समझाया है कि LCM और HCF कैसे निकाला जाता है। ये आप लोगों को पीछे के लेक्चर में बताया जा चुका है, बेसिक वाले में आप लोग जाकर के देख सकते हैं, जहां मैंने इस अध्याय से संबंधित कुछ खास बातें बताई थी, कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई थी। चलिए हम लोग सबसे पहले किसी संख्या को, अगर हम लोगों के पास संख्या दी हुई रहती है दो या दो से अधिक, तो उसका LCM और HCF निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड का सहारा लेते हैं। बहुत बेहतर होता है वो। सबसे पहले हम लोग संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड करते हैं और उसके बाद तरीके से जैसे उसमें बताया गया है उसके अनुसार हम लोग उसका LCM और HCF निकालते हैं। चलिए सबसे पहले 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम लोग। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 से लगेगा, तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, फिर 2 से बताएं कितना हो गया, 24 दूना 48, फिर 2 से 12 दूना 24, फिर 2 से 6 दूना 12, फिर 2 से 3 दूना 6। यहाँ पे क्या आ गया? एक अभाज्य संख्या आ गया। अब जैसे ही अभाज्य संख्या आता है तो हम लोग रुक जाते हैं। आप लोग देखिए यहाँ 96 को हम लोगों ने क्या लिख दिया? 2 का पावर कितना? 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 और गुना 3, 2 का पावर 5 गुना 3। देख लें आप लोग, 2 का पावर 5 गुना 3 हो गया। अब 404 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए कितना से लगेगा? 2 से 202 हो गया, उसके बाद फिर 2 से तो 101 हो गया। अब कितना से लगेगा? 101 हो गया। अब यहाँ पे कितना से लगेगा? किसी के पास कोई आइडिया? नहीं। अब यहाँ पे 101 जो देखिए वो किसी से नहीं लगेगा। 101 जो है वो खुद अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या होगा हमारा 101। अब 404 को हम लोग कैसे लिख देंगे? 404 को लिखेंगे 2 का पावर 2 और गुना 101। आप लोग देख रहे हैं कि 96 का भी मैंने अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 का पावर 5 गुना 3 आया, और अब यहाँ पे हम लोगों ने 404 का अभाज्य गुणनखंड कर दिया तो 2 का पावर 2 गुना 101 आ गया। तो हम लोग अब 96 और 404 का HCF और LCM लेंगे। HCF हम लोग निकालेंगे किसका? 96 और 404 का। तो HCF कैसे निकालते हैं? जो संख्या दोनों में मिल रही होती है उसका छोटा घात वाला जो संख्या होता है उसको हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले तो संख्या मिलनी चाहिए, तो 2 का पावर 2, 2 का पावर 5, यानी दो संख्या मिल रही है, तो दो संख्या मिल रही है तो इसका छोटा घात वाला संख्या 2 का पावर 2 लिख देंगे। जो संख्या नहीं मिल रही है उसको HCF में नहीं लिखना है। चलिए तो इसका कितना आ गया? 2 का पावर 2 मतलब 4। अब अगर LCM निकालें हम लोग 96 और 404 का तो क्या आ जाएगा? जो संख्या मिल रही है उसका बड़ा पावर है, जो संख्या नहीं भी मिल रही है उसको भी गुना में लिखना है। तो जो संख्या मिल रही है, दो संख्या मिल रही है, 2 2 यहाँ दोनों जगह पे है, तो उसका बड़ा पावर लेना है। तो 2 का पावर 5 लेंगे, 2 का पावर 2 नहीं लेंगे, 2 का पावर 5 गुना जो संख्या नहीं मिल रही है, तो यहाँ 3 भी है उसमें नहीं मिल रही है, 101 है इसमें नहीं मिल रही, दोनों को लिखना होगा, 3 को भी और 101 को भी। अब आप लोग इसको गुना कर दें तो 2 का पावर 5 का गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 गुना 3 गुना 101। जब आप इसको गुना करेंगे तीनों को, 32, 3 और 101 को, तो आएगा 9696। अब हमारा LCM और HCF तो निकल गया, लेकिन सत्यापित करने बोला है। HCF और LCM हम लोग निकाल दिए, लेकिन सत्यापित करने के लिए कह रहा है सेकंड पार्ट में क्वेश्चन के कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCF गुना LCM होता है। इस बात को आप सत्यापित कीजिए। तो चलो हम लोग सत्यापित करते हैं। लिखेंगे सत्यापन। सत्यापन हम लोग किसके करने जा रहे हैं? दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है HCF गुना LCM के बराबर होता है।
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। चलिए दो संख्या कौन कौन है आपका, एक है 96 और एक है 404, तो 96 गुना 404 हो गए इसका गुणनफल। अब HCF गुना LCM, ये दोनों संख्या का HCF कितना, HCF आया है 4 गुना LCM कितना आया है 9696। अब आप लोग इसको गुना कीजिए इधर और इसको गुना कीजिए इधर, देखिए दोनों तरफ बराबर आवेगा, बराबर आ गया। आप लिख सकते हैं यहां कि यह सत्यापित हुआ। या प्रूफ लिख दें, आप यहां गुना करके लिख देंगे, दोनों तरफ देखेंगे बराबर ही आएगा। तो आप लोग इसको नोट कर लें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी सिर्फ आपको इस विधि से LCM और HCF निकाल देना और कुछ नहीं। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि यदि HCF 96 और 404 का 4 है तो LCM 96 और 404 का क्या होगा। ये हम पीछे के लेक्चर में बता चुके हैं जहां पे हम लोग अभाज्य गुणनखंड पढ़े थे। जो लोग नहीं समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को, अभाज्य गुणनखंड वाला लेक्चर जाकर के देखिए, पीछे से दूसरा तीसरा होगा, तीसरा चौथा इस तरह से कोई लेक्चर होगा, उसको आप लोग पढ़िए, उसमें से ये सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। मैंने वहां पे सब बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका आसानी से बन जाएगा पूरा। अब आप क्वेश्चन नंबर 11 समझिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि जांच करें कि क्या n बिलोंग्स टू n के लिए 15 का पावर जो n का इकाई अंक होगा वो शून्य हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 का 1 में कहता है कि जांच करें कि क्या n बिलोंग्स टू n के लिए 15 के पावर n का इकाई अंक शून्य हो सकता है। शून्य हो सकता है, ये आपको चेक करना है, ये आपको चेक करना है। तो एक चीज याद रखें, अगर किसी का इकाई अंक अगर शून्य हो सकता है, अगर शून्य होना चाहे कोई संख्या का इकाई अंक, तो वो तभी हो सकता है जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 साथ साथ आएगा। यानी कम से कम 2 गुणे 5 का एक जोड़ा होना चाहिए हर हाल में, क्योंकि शून्य आने का मतलब है कि संख्या 10 लेकर के आना, और 10 लाने के लिए इसका जो फैक्टर होता है वो 2 होता है और 5 होता है। तो इसलिए 2 गुना 5 एक बार कम से कम आना चाहिए, एक बार, कम से कम एक बार, ज्यादा से ज्यादा कितना बार आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 2 गुना 5 एक बार आना चाहिए उसके अभाज्य गुणनखंड में, तभी जो है वो संख्या का इकाई अंक जो है वो शून्य हो सकता है। तो यहाँ हम कौन सी संख्या को चेक करेंगे कि जिसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 5 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ देखिए, ये जो संख्या दिया गया है 15, इस 15 में हम लोगों को चेक करना है। 15 का पावर n दिया हुआ था, हम लोग को ये सिर्फ आधारी संख्या जो है 15 में चेक करना है कि 2 गुना 5 इसमें आ रहा है कि नहीं। अगर 2 गुना 5 जो है नहीं आ रहा है इसके अभाज्य गुणनखंड में, तो इसके इकाई अंक पे शून्य नहीं हो सकता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे देंगे। यहाँ सबसे पहले जांच करना है हम लोग को कि 15 के पावर n का इकाई अंक शून्य हो सकता है कि नहीं।
तो हम लोग 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा क्या 3 गुना 5 लिखेंगे कि इसके अभाज्य गुणनखंड में, इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 5 नहीं है, अतः 15 के पावर n के इकाई अंक, n का इकाई अंक 0 नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। हो गया, इस तरह से आप बना लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2 में इसका कहता है, 2 में कहता है कि जांच करें कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए 24 के पावर n का इकाई अंक 5 हो सकता है। इसमें चेक करना है 24 के पावर n का इकाई अंक पे क्या कर रहा है, क्या पूछ रहा है, 5 आने के लिए, इकाई अंक 5 लाने के लिए कह रहा है। इकाई अंक जो है वो 5 आ सकता है कि नहीं, तो इकाई अंक 5 लाने के लिए हम आप लोगों को बता दें कि उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आना चाहिए। कम से कम एक ही बार क्यों ना आए, लेकिन एक ही बार कम से कम 5 आना चाहिए, तभी उसके इकाई अंक पे 5 आ सकता है। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 24 का जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आप पाएंगे कि आएगा 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3। देखिए तो इसमें कहीं भी 5 है, 5 नहीं है। तो जब 5 नहीं है तो आप क्या लिखेंगे कि इसके अभाज्य गुणनखंड में पांच नहीं है, अतः 24 के पावर n का इकाई अंक 5 नहीं हो सकता है। चौबीस के पावर n का इकाई अंक 5 नहीं हो सकता है। अच्छा, थोड़ा सा कुछ बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि ये n बिलोंग्स टू n क्या कहता है सर, इसका मतलब तो समझा ही नहीं रहे हैं आप। n बिलोंग्स टू n का क्या मतलब है? अरे भाई, इसका मतलब सीधी सी है कि ये जो 15 का पावर n दे रखा है, तो इसका कहना है कि n बिलोंग्स टू n, कहने का मतलब n की जगह पर हम लोग प्राकृत संख्या लेंगे। तो n की जगह पर प्राकृत संख्या लेंगे तो प्राकृत संख्या कहां शुरू करते हैं? 1 से। कभी 1 रख देंगे, फिर 2 रख दिए, या 3 रख दिए, या 4 रख दिए, या 5 रख दिए, या 6 रख दिए। तो 1 रखने का मतलब हुआ 15 को सिर्फ एक बार में गुणा करना, 15 का पावर 2 मतलब हुआ 15 को 15 से गुणा करना, 2 बार 15 को आपस में गुणा करना, और 15 का पावर 3 का मतलब हुआ 15 को आपस में 3 बार गुणा करना, 4 का मतलब हुआ 15 को आपस में 4 बार गुणा करना। तो इसी तरह से आपसे पूछा जा रहा है कि इकाई अंक आप देख के बताइएगा कि कहीं शून्य हो सकता है कि नहीं। तो आप कितना करते रहिएगा इसको कि इसका इकाई अंक किसी में शून्य आता है कि नहीं। जैसे आप इसको गुणा कर दिए, 15 रह गया, 15 में 15 से गुणा कर रहे हैं, 225 आ रहा है। फिर आप इसको गुणा कीजिएगा, कुछ आएगा, फिर इसको गुणा कीजिएगा, कुछ आएगा, इसको गुणा कीजिएगा, कुछ आएगा, इसको गुणा कीजिएगा, कुछ आएगा। 15 का पावर हम 6 लिखे, अभी 15 का पावर 7 हो जाएगा, 15 का पावर 8 हो जाएगा। तो आप कितना दूर तक चेक कीजिएगा। तो ये शॉर्ट तरीका है कि इकाई अंक शून्य आएगा कि नहीं, उससे बढ़िया है कि आप इसी को चेक कर लीजिए कि इसमें 2 गुना 5 जो है वो आ रहा है कि नहीं। 2 गुना 5 अगर आएगा तो शून्य होगा, और अगर नहीं आएगा तो कहीं भी शून्य नहीं आएगा उसके इकाई अंक पे। आप यहाँ देखें कि इसके इकाई अंक पे 5 है, इसके इकाई अंक पे 5 है, यहाँ आप गुना करेंगे तो वहां भी 5 ही आएगा। अब बार बार देखेंगे कि ये इसके इकाई अंक जो है इसमें यहाँ पे भी 5 ही आ जाएगा, और जब वहां पे 5 ही आ जाएगा तो लगातार देख रहे हैं कि 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। हमको पता करना है कि शून्य आएगा कि नहीं। सबसे बेहतर तरीका कि 15 का आप अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए और पता कर लीजिए। तो इस तरह से आपने देखा दोनों क्वेश्चन। शून्य आने के लिए गुणनखंड में क्या आना चाहिए? 2 गुना 5 आना चाहिए, और इकाई अंक पे 5 आने के लिए कम से कम उसके अभाज्य गुणनखंड में एक बार 5 आना चाहिए। तब आप लोगों का ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इसी तरह से आप लोगों का ये टोटल क्वेश्चन दिया गया है। अब आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 12।
इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि व्याख्या करें कि 17 गुना 11 गुना 13 प्लस 17 एक भाज्य संख्या है। एक में कहता है कि व्याख्या करें कि 17 गुना 11 गुना 13 प्लस 17 एक भाज्य संख्या है। क्या है? एक भाज्य संख्या है। यहां देख लें, आप लोगों की किताब में सिर्फ 7 दिया गया होगा, वो गलती से 7 लिखा गया है, वो 17 है एक्चुअली में, वहां मिसप्रिंट है किताब में, आप लोग सुधार लेंगे। हम लोग को पता करना है कि ये एक भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या अगर जो ये है, अगर ये भाज्य संख्या है तो ये जब भी लिखा हुआ रहेगा तो अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में आएगा। अगर हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी भाज्य संख्या हो, उसका जब गुणनखंड करते हैं तो उसका जो गुणनखंड आता है वो अभाज्य संख्या के रूप में आता है। तो हम लोग इसको चेक करते हैं कि इसका गुणनखंड जो है वो अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में है या नहीं। क्या है हमारा? 17 गुना 11 गुना 13 और प्लस 17। इसमें हम चाहें तो 17 कॉमन ले सकते हैं, तो यहां बचेगा 11 गुना 13 और प्लस 1। अब ये हो गया 17 और 11 को आप 13 से गुणा कर दें तो आ जाएगा 13 13 3 4 1 143। अब प्लस कितना आ गया? 1 आ गया। अब आ गया 17 गुना 143 और 1 कितना हो गया? 144। अब 17 गुना 144 को आप तोड़ के क्या लिख सकते हैं? इसको आप छोटा छोटा तोड़ के लिखिए, तो यहाँ भाज्य गुणनखंड आप कर लीजिए सुविधा के लिए। क्या लिख सकते हैं? यहाँ पता चल जाएगा। फिर 2 से लग गया 36, फिर 2 से लग गया 18, फिर 2 से लग गया 9 और फिर 3 से लग गया 3। यहाँ देखिए एक अभाज्य संख्या आ गया। रुक जाएंगे यहाँ पे, 144 के जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 4 और गुना 3 का पावर 2। अब आप लोग हमको देख के बताइए कि इसी संख्या को हम ऐसा लिख दिए, क्या 17 हमारा भाज्य संख्या है? है। 2 हमारा भाज्य संख्या है। 3 हमारा भाज्य संख्या है। तो मैंने इस संख्या को किसके रूप में व्यक्त कर दिया? मैंने इस संख्या को व्यक्त कर दिया अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में। तो जो भी भाज्य संख्या होता है वो सभी को हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। याद कीजिए आप लोग, धन पूर्णांक के गुण में हम लोग पढ़े थे, एक गुण पढ़े थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम और दूसरा गुण पढ़े थे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। और ये जो बात हम बता रहे हैं कि जो कोई भी भाज्य संख्या होती है उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ये अंक गणित की आधारभूत प्रमेय ही था, उसी को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो हमको संख्या दिया गया था, इसको हमने अगर अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया तो ये दिया हुआ संख्या हमारा भाज्य संख्या था। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ 17 गुना 11 गुना 13 प्लस 17 का प्लस 17 के गुणनफल में सभी संख्याएं अभाज्य हैं। सभी संख्याएं अभाज्य हैं। अतः 17 गुना 11 गुना 13 प्लस 17 एक भाज्य संख्या होगा। एक भाज्य संख्या होगा। तो अब आप इस तरह से
आगे की इसमें जितने भी क्वेश्चन है 12 में 2-3 जो दिए गए हैं उसको आप लोग बना लेंगे। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, सभी लोग देखें। सुविधा के अनुसार सभी लोग जब भी पढ़ाया जाए तो आप लोग किताब सामने खोल करके रखा करें। केसी सिन्हा का बुक जो है मैथ का वो सामने खोल करके रखें और लेक्चर को देखें समझें। क्वेश्चन आप यहाँ नहीं बढ़िया से देख पा रहे हो बोर्ड पे तो किताब में जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 में कहता है कि 3 मापदंड, एक है 64 सेंटीमीटर, एक है 80 सेंटीमीटर और एक है 96 सेंटीमीटर। एक है कितना 64 सेंटीमीटर, एक है 80 सेंटीमीटर और एक है 96 सेंटीमीटर। ये 3 माप की लंबाई के 3 मापदंड है। कहता है कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें जिसे इन दंडों में से किसी का प्रयोग कर ठीक ठीक पूर्णांक संख्याओं में मापा जा सके। आपका कहता है कि वो, फिर से क्वेश्चन समझे आप लोग। कहता है 3 मापदंड 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें जिसे इन दंडों में से किसी का प्रयोग कर ठीक ठीक पूर्णांक संख्या में मापा जा सके। यानी कहता है कि एक जो नापने वाला, कपड़ा नापने वाला जो डंडा है उसके पास एक है 64 सेंटीमीटर का, एक कपड़ा मापने वाला जो डंडा है वो है 80 सेंटीमीटर का और एक जो है वो है 96 सेंटीमीटर का। कहता है कम से कम कितना कपड़ा काटे कि इससे भी नापे तो पूरा पूरा मापा जाए, इससे भी नापे तो पूरा पूरा मापा जाए और इससे भी मापे तो पूरा पूरा नापा जाए। कम से कम, याद कीजिए, कम से कम का कंसेप्ट कहां ले जाता है, न्यूनतम संख्या पर, इट मींस एलसीएम पर ले जाता है। तो आप क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे 64 का, 80 का और 96 का। जो आपका एलसीएम आएगा वही आपका कम से कम लंबाई वाला कपड़ा हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 था। अब बात करते हैं 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि 3 पात्रों में 27 लीटर, 36 लीटर और 72 लीटर दूध है। अब यहाँ पर 3 पात्र, इट मींस 3 बर्तन की बात हो रही है। एक पात्र में जो दूध है, एक में है 27 लीटर, एक में है 36 लीटर और एक में है 72 लीटर। सब में दूध भरा हुआ है, सब में दूध भरा हुआ है। कितना, इसमें 27 लीटर, इसमें 36 लीटर और इसमें 72 लीटर है। कहता है कि कौन सबसे बड़ी माप, इसमें बात हुआ था सबसे कम और इसमें बात हो रहा है सबसे बड़ी। सबसे बड़ी माप तीनों पात्रों के दूध को ठीक ठीक माप सकती है। यानी अब आपको एक ऐसा नपना अपने से ढूंढना है जो इसको भी पूरा पूरा नाप दे, इसको भी पूरा पूरा नाप दे और इसको भी पूरा पूरा नाप दे। कहने का मतलब 27, 36 और 72 के लिए ऐसी संख्या को ढूंढना है जो 27 को भी काट दे, 36 को भी काट दे और 72 को भी काट दे। तो ऐसी संख्या हम लोगों को किसी से मिलता है, HCF से मिलता है, महत्तम समापवर्तक से मिलता है। तो आप HCF निकाल दें, किसका, 27 का, 36 का और 72 का। जो HCF आएगा उतना लीटर आपका मापना होगा, उतना लीटर आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे होंगे आप लोग। ये हम ऐसा क्वेश्चन पीछे भी करवा चुके हैं, आप वहां से भी समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि 3 भिन्न भिन्न पात्रों में दूध और पानी के मिश्रण के विभिन्न परिमाण रखे गए हैं जिनकी माप 403 केजी, 434 केजी और 465 केजी है। कौन सबसे बड़ी माप सभी भिन्न परिमाणों को ठीक ठीक माप सकती है। फिर से उसी तरह का क्वेश्चन आया। फिर से आप क्या करेंगे, उसका HCF निकाल देंगे। किसका किसका, 403 का, 403, 434, 434 और 465 का। इसका आप HCF निकाल दें, जो आएगा उतना केजी आपका आंसर हो जाएगा। तो आज ये हमारा एक्सरसाइज जो है 1.2 वो समाप्त हो गया। अब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे 1.3। उसमें हम लोग मुख्य रूप से परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसी के आधार पर क्वेश्चन दिए गए हैं आपके एक्सरसाइज में, उसको हम लोग बनाएंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही।
मिलते हैं हम लोग फिर अगले लेक्चर में। और आप लोग जो है अपने पढ़ाई पर विशेष ध्यान देंगे। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी बताइए, शेयर कीजिए, बताइए कि आप बैठे नहीं रहो लॉकडाउन में, इसका फायदा उठाओ। वीडियो बन के आ रहा है, आप लोग भी पढ़ो, मैथ पढ़ो और अपने दोस्तों को भी बताओ। धन्यवाद।